अस्सलाम वालेकुम। हम देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पनामा में से अकामा निकाल के ज्यादती की गई। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह की एक और साजिश काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट की गई। और जब काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट साजिश की गई, यानी कि ये उस टाइम में खोसा साहब जो उनसे थे, आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, और वो बड़े प्यार प्यार से एक रेफरेंस बना के और काजी फाइज ईसा के खिलाफ बस वो इस चक्कर में थे कि किसी तरीके से ये बंदा थोड़ी सी गुंजाइश दे और हम इसकी गर्दन काट के लहदा रख दें। और कैसे दरखास्तें आई, कैसे सब कुछ हुआ। और आप ये देखें कि उस रात को, यानी कि सुबह ये वारदात डालनी थी आसिफ सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस और दीगर जजेस साहिबान ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और पीछे जो थे वो हम सबको पता है कि जनरल फैज हमीद थे उस वक्त के, और उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था। तो रात के वक्त जो उनसा था, रमजान की रात थी, और रात के वक्त ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वह दीगर ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता, कुछ सिग्नल के होते हैं, कुछ दीगर और होते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नाम लेना नहीं चाहिए, उनके ऊपर बड़े यानी कि स्पेसिफिक लोग होते हैं। अप्रोच एक आम आदमी की मुश्किल होती है, इसलिए कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े मेथड के साथ वो बनते हैं। चलें, उसको एक अलग टॉपिक है। अच्छा, वहां पे जो ना ये डिस्कशन शुरू हुई कि ये जो ना अपना एज अ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो ना ये गए, और उस वक्त में सहाफती जिम्मेदारियां पूरी की अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक और इकबाल नासिर साहब, इन तीनों ने सहरी के वक्त एक AQS लाइव किया। अब ये इकट्ठे हुए और इन्होंने ये AQS लाइव किया, और AQS लाइव में बताया कि ये तरतीब के साथ ये तमाम चीजें जो है ना, और ये सुबह काम शुरू हो जाएगा। बड़ी भारी रात थी। और देखें, ये इसको कहते हैं सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया की ताकत ये थी कि हर तरफ ये बात फैल गई। जो लॉयर्स थे, जो मुहब्बे वतन लॉयर्स थे, वो अलर्ट हो गए। जो हरामखोर लॉयर थे उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, और उनको मुहब्बे वतन लॉयर्स के साथ मिलके और आगे आगे बढ़ के जो नारे मारने पड़ गए। बहुत ज्यादा अक्सरियत जो उनसी है लॉयर्स की, वो मुहब्बे वतन है। कुछ लोग जो ना सिर्फ और सिर्फ हरामखोरी के ऊपर तुले हुए हैं, और वो ना उनका दीन है, ना ईमान है, ना उनका मरने पर यकीन है, या अगर मरने पर यकीन है भी तो वो ये कहते हैं कि मरने के बाद में देखेंगे, दुनिया के अंदर खूब मौज करो, अपने बच्चे और बस अपनी जात, इसके अलावा कुछ नहीं उनको नजर आता। ऐसा ही हर जगह पर है। सियासतदानों में बहुत कम है, लेकिन है दीगर जगहों पे। जजेस में भी ऐसे हैं, जर्नलों में भी ऐसे हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई लॉयर्स को ही बुरा कह रहा हूं। तो उस रात फिर ये ऐसा हुआ कि सुबह सब अलर्ट हो गए, भागदौड़ शुरू हो गई। हर जो ऑफिसर था जिसके हाथ से फाइल जानी थी, वो जो ना एकदम अलर्ट हो गया। उसने ये कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं पास करना, क्योंकि अब मुझे पता लग गया। बाजी टाइम ऐसा होता है कि किसी ने कहा, वो करता जा रहा है, लेकिन जब बात फैल गई तो उसने कहा नहीं, अब मैं इस फाइल को आगे नहीं चलने दूंगा। और इस दौरान में वो गलती जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी, वो काजी फाइज ईसा ने नहीं की, बल्कि वो खुल के जो ना सामने आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ओपन कोर्ट में होगा, जो कुछ भी होगा, बताओ क्या इल्जाम आता है, हर चीज का मैं जवाब देता हूँ। हाथ साफ थे उनके। वो जी घर कहां से बन गया लंदन में, और ये हो गया और वो हो गया फलाना। पता ये लगा शहजाद अकबर से लेके पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेके और हुकूमत से लेके हर एक शख्स उस साजिश के अंदर शरीक था। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से लेके और कई एक जो ना जस्टिस साहिबान जो हम ख्याल आजकल कहलाते हैं, वो सब के सब जो ना इस वारदात के अंदर शरीक थे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, उठ खड़ी हुई और अलर्ट हो गए, और इल्जामात खुल के सामने आ गए। वो मुनाफिकीन, वो झूठे बेईमान जो इस साजिश के अंदर शरीक थे, वो सबसे ज्यादा ईमानदारी के ठप्पे मारते हुए आगे आ गए कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, एक जनाब फलाना।
ईमानदार शख्स, क्या कसूर है। एक पब्लिकली जो है केस बड़ा बिल्डअप हो गया, फिर बड़ी खूबसूरती के साथ काजी फायज ईसा ने ईमानदारी के साथ खोल के जो है ना ओपन अदालत में कहा कि नहीं केस लड़े, और उन्होंने ये भी उस वक्त में कहा कि इस ट्रायल को जो है ना आप ऑनलाइन करें, यानी कि टीवी पर दिखाया जाए, जिसका चाहता है इंटरनेट पे दे दें, जिस चैनल ने दिखाना दिखाए, वरना हर बंदा जो चाहे खोल के देखे। यानी कि जैसे हम इख्तियार रखते हैं कि हम कौन सी फेसबुक खोल के देखें, कौन सा यूट्यूब चैनल खोल के देखें, कितनी लाइव्स आ रही हैं, किसको देखें किसको ना देखें, एक लाइव वहां से भी आ रही हो, या जितने चैनल चलाना चाहें जिसकी कोर्ट इजाजत है वो आप जो है ना ओपनली बताएं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बेईमान और प्रेशर के अंदर आ गए, मामला चलते 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 इस जगह तक पहुंचा कि काजी फायज ईसा ने, अल्लाह का शुक्र है कि आइन और कानून की जान बचा ली। अपनी जात की बात नहीं थी वो, यानी कि दुनियावी तौर पे तो जाती लालच के शख्स नजर ही नहीं आते, वरना तो वो अरबपति हो। उन्होंने जो कुछ, और उनके वालिद ने ईसा साहब ने, फायज ईसा साहब ने जो कुछ इस पाकिस्तान को दिया और इस पाकिस्तान के लिए दिया है, वो कहाँ पे आप बताएं प्रॉपर्टीज के लिहाज से। मतलब वो लानती कुत्ते जो इल्जामात लगा रहे होते हैं, वो ये तो देखेंगे इन लोगों ने डोनेट क्या किया, जो इनकी जाती प्रॉपर्टी है, इन्होंने अपने लिए क्या रखा। तो उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, मां सिवाय इसके कि वो भौंके, जो कि सिखाया गया पीटीआई की जानिब से। तो उनको छोड़ दें, उनको कभी भी आप नहीं समझा सकते, मां सिवाय इसके कि अल्लाह ही हिदायत दे दे। अब आगे जो उनसी है सूरत हाल वो ये है कि आज जिस तरीके से 9 रुकनी बेंच बनाया और उसमें काजी फायज ईसा ने उन्होंने टिका के जो जवाब दिए, उन्होंने कानूनी नुकात उठाए। उन्होंने न ये कहा कि आर्मी कोर्ट बननी चाहिए या कि नहीं बननी चाहिए, उन्होंने ये बताया कि ये बेंच ही जो ना गैर कानूनी है और इसमें से मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, मैं अलहदा भी नहीं हो रहा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व दीगर जजेस अगर उस बेंच से अलहदा एक बेंच बनाते हैं तो वो आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, अदरवाइज फैसला करें। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, उसके पास चंद इख्तियारात ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे जूनियर और चीफ जस्टिस, इन दोनों के फैसलों का वजन एक जैसा होता है, वो भी पूरी छलनी से छन के ऊपर तक आए हुए होते हैं, और यही सूरत हाल होती है। लिहाजा इस बात को अगर आप समझें कि जो सूरत हाल है, जिस तरीके से टैकल किया गया है, पाकिस्तान की आवाम को उठ खड़े होना होगा और आइन और कानून के साथ उठ खड़े होना होगा। मुआशी हालात बद से बदतर थे, अल्लाह का शुक्र है अब संभलने पर आए हुए हैं, डाउन जाने से बचे हुए हैं। कुछ ही टाइम लगेगा, अगर इसी तरीके से अच्छे इंतखाबात हो गए मार्च अप्रैल के अंदर 2024 में, और इससे पहले की भी सूरत हाल बेहतर रही, तो हम बहुत सारे मसाइल से साल 2 साल के अंदर अंदर निकल आए, बहुत सारे मसाइल, और फिर हमारा तरक्की का सफर जो है ना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से प्लान्स बन रहे हैं, हाँ वक्त और हालात ने एक जगह पर हमें आके खड़ा किया। अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट अपने दायरे से बाहर निकलेगी और कारोबारों की तरफ देखेगी, अपने जाती मफादात के लिए काम करेगी, मीन्स चंद अफसरान के जाती मफादात के लिए कि 6 करोड़ का प्लाट है और 60,000 रुपए में मिल जाए या 6 लाख रुपए में मिल जाए, तो वो क्या है हम सबको पता है। तो ये सहूलत जो है ना, फिर एक आम आदमी को मिल रही है। अगर वो सहूलत जो अमेरिकी जर्नैल को मिल रही होती है, वो एक आम आदमी को मिल रही होती है। जो अनीक नाजी साहब को सहूलत मिली हुई है ना, वही वहां के चीफ जस्टिस को सहूलत मिली हुई है। चीफ जस्टिस के लिए जितनी जान से लड़ेंगे ना, वो उसकी जान बचाने के लिए, इतनी ही जान से एक आम चलते फिरते शख्स को जिसने कभी टैक्स नहीं दिया, लेकिन वो रोड पे बियर पीता, नशा करता, वो अगर इस हाल में पहुंच गया, वो उतनी ही ताकत के साथ जिनका ना उस बीमारी से उस शख्स के लिए लड़ेंगे जितना चीफ जस्टिस और लंदन के लिए लड़ेंगे। ठीक है, यूके की गवर्नमेंट के लिए जो है, ये होता है इंसाफ। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्लाट ऐसे मिल रहे हैं, कहीं बट रहे हैं, कहीं यूरोप में, अमेरिका में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो ये तकसीम से जब बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। और सिक्योरिटी के नाम पे ये जो नए नए कारोबार होते हैं ना, कि हाँ इतने फंड दे दो, इतने फंड दे दो, इतने फंड दे दो, हर जगह पे फंड दे दो, और हर जगह पे ये आवाज समझ में आती है। क्या ये चीजें हमें कहीं और नजर आती है? मतलब एक तो अपना काम कर ही रहे हैं, दूसरे जो है अपने कारोबार कर रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता।
وہ ہو نہیں سکتا. پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. آنے والے وقت میں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے, رکیں گے بھی نہیں. رکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا, یا بڑھیں گے یا کم ہوں گے. اور بڑھنے کی جو ہے وہ یہی ہے کہ ناانصافی چلتی رہے, اور کم ہونے کا یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے کے اندر جاتے رہیں. ہر ایک عدالتیں اپنے دائرے کے اندر جائیں اور آئین اور قانون کے مطابق بات کریں. جیسے آج 9 رکنی بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت ہے, اس نے ایک قانون بنا کے بھیجا, اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا, ہم پابند ہیں. یہاں پر اپنی غنڈہ گردی قائم کرنا چاہتے ہیں, نہیں جی کھڑا کر دو, روک دو, میں ہوں چیف جسٹس, جیسے مرضی بینچ بناؤں, جب چاہے توڑ دوں. بھائی توڑ ہی نہیں سکتے, توڑے ہیں لیکن پھر بھی ڈیٹ بن کے بیٹھے ہوئے. تو ان کا سوال کا جواب تو لینا ہوگا اگلے چیف جسٹس سے جو اب نامزد ہیں. اگر وہ نہیں لیں گے تو وہ بھی آئین توڑنے کے ہی مرتکب ہوں گے. اگر ایک آئین توڑنے والے شخص کو جو ان کے ساتھ یا ان کا برادر ہے یا ان کا برادر رہا ہے جج, اس کو قانون کے کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکتے, تو پھر وہ بھی اتنے ہی جرم میں شریک ہوں گے جتنے کہ وہ توڑنے والا تھا. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ آ گیا اور اس میں ہی انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو ٹھیک ہے جی, بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.